नमस्कार, मैं हूं शैलेश रंजन। आज बात करेंगे बिपरजॉय तूफान की। ये तूफान करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात पर टकराएगा। इससे भारी तबाही होने की आशंका है। लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए हैं और तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बार बार भारत में तूफान क्यों आता है, तूफान के आने की क्या वजह होती है और क्या इसका सही आकलन लगाया जा सकता है। आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत में साइक्लोन का क्या इतिहास रहा है और कौन कौन से बड़े तूफान हुए हैं जिसके आगे इंसान और सरकारें बेबस हो गई हैं। आपको हम ये भी बताएंगे कि आगे आने वाले तूफानों के नाम भी पहले से तय हैं और जब आपके आसपास में तूफान आने की आशंका हो तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि बार बार तूफान क्यों और कैसे आता है। इसको समझने के लिए आपको इस मैप को ध्यान से देखना होगा। ये भारत सरकार के मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया मैप है। इसमें बताया गया है कि कैसे तूफान गुजरात के तटीय इलाके में टकराने वाला है और उस वक्त इसकी रफ्तार क्या होगी। मौसम विभाग के मुताबिक इसकी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो सकती है। इसको ऐसे समझिए कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो 1 घंटे में आप आगरा के नज़दीक पहुंच जाएंगे। इस रफ्तार के बीच में जो भी आएगा उसका नामो निशान मिट सकता है। भारत में साइक्लोन करीब करीब हमेशा ही रहता है। इसे समझने के लिए आपको ये तस्वीर देखनी होगी। भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और भारत का जो कोस्टल एरिया है वो करीब 7,516 किलोमीटर का है। इसमें से करीब 5400 किलोमीटर राज्यों के तटीय इलाके हैं। इसके अलावा 132 किलोमीटर लक्षद्वीप और 1900 किलोमीटर अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह हैं। देश की 1/3 आबादी कोस्टल एरिया में रहती है और भारत के 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समुद्र के किनारे हैं। अब आप समझिए कि बार बार साइक्लोन क्यों आता है। चक्रवात पहले भी आते रहे हैं, लेकिन विश्व मौसम संगठन के मुताबिक हाल के कुछ दशकों से जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से भारतीय इलाकों में चक्रवात की संख्या बढ़ी है। चक्रवात बनने की शुरुआत गर्म इलाके से होती है, जैसे कि समुद्री इलाके। यहाँ का तापमान आमतौर पर 25 डिग्री से ऊपर होता है। चक्रवात बनने का वैज्ञानिक कारण है समुद्र के ऊपर चलने वाली हवा कम वायु दबाव का क्षेत्र बनाती है। यही गर्म हवा जब तेज़ी से ऊपर जाती है और खाली जगहों को भरने के लिए ठंडी हवा वहाँ आती है, वो भी ऊपर की तरफ जाने लगती है। ये एक चक्र जैसा बनने लगता है जिसे स्टॉर्म साइक्लिक कहा जाता है। यही से चक्रवात का निर्माण होता है जो कि एक गोल आकार का तूफान होता है और जब ये ज़मीन से टकराते हैं उस वक्त तेज़ हवाएं और भारी बारिश के साथ लेकर आते हैं। ये भी ध्यान देने की बात है कि साइक्लोन कभी भी ठंडी जगहों पर नहीं बनते, क्योंकि इसे बनने के लिए औसत तापमान की जो ज़रूरत होती है वो करीब 25 डिग्री से ऊपर रहता है। अगर आप इसे 3 बिंदुओं में समझें कि चक्रवात कैसे बनता है, तो पहला है कि जब गर्म हवा ऊपर जाती है तो उस जगह को भरने के लिए ठंडी हवा नीचे आती है। दूसरा ये है कि गर्म हवा और गर्म होकर वाष्पीकरण प्रक्रिया के तहत बादल बनते हैं, फिर बादल और हवा दोनों घूमने लगती है। और तीसरा, हवा की गति तेज़ हो जाती है और जब ये 119 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ती है तो उसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है और यही चक्रवात तबाही लेकर आगे बढ़ती है। साइक्लोन को हिंदी में चक्रवात के नाम से जाना जाता है और इसके कई नाम हैं, जैसे हरिकेन, टाइफून। अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग नाम हैं। ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है और इसका डैमेजिंग पोटेंशियल है। इसमें पेड़ गिर सकता है, ब्रांच गिर सकता है और जो छोटे मकान है जैसे थचड़ हाउस है, स्लम्स है, मिट्टी का घर है और टीन हाउस है, एस्बेस्टस है, घर है, ये सभी इसमें डैमेज हो सकता है। और इसके साथ साथ टाइडल वेव भी आ सकता है जब साइक्लोन तट के पास आएगा और हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल के साथ साथ कुछ इलाके में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकता है। ये जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स है, वही बात मैं बोल रहा हूँ, जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट से कच्छ से शुरू करके यहाँ जो पोरबंदर है कि द्वारिका है, ये सभी ज़िले में विंड स्पीड ज़्यादा रहेगा और यहाँ सबसे ज़्यादा हेवी रेनफॉल टू एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल होगा और कच्छ एरिया में स्पेशली टाइडल वेव आ सकता है 2 to 3 मीटर्स। पृथ्वी पर टकराने के साथ साइक्लोन कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि जो गर्मी उसे समुद्र से मिलती रहती है वो धीरे धीरे पृथ्वी पर कमज़ोर होते जाती है और एक वक्त ऐसा आता है जब ये साइक्लोन खत्म हो जाता है।
इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि भारत जैसे देश में हर वक्त साइक्लोन का खतरा बना रहता है। आज हम बात करेंगे कि हमारे देश में पहली बार भीषण चक्रवात कब रिकॉर्ड हुआ था और कितने साल पहले हुआ था। पिछले 50 सालों में कितने लोगों की मौत चक्रवात से हुई है। भारत में साइक्लोन को लेकर 286 साल पुरानी जानकारी है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 1737 में यानी 286 साल पहले जो चक्रवात आया था उसमें करीब 3 लाख लोगों की जान गई थी। ये बंगाल के हुगली में आया था। साल 1876 में बांग्लादेश में करीब 2.5 लाख लोग मरे थे और 1881 में चीन में करीब 3 लाख लोगों की मौत हुई थी। आपकी स्क्रीन पर जो आंकड़ा है वो NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का है। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन के आंकड़े हैं। ये आंकड़ा साल 1999 तक का है और इसमें 10,000 से ज़्यादा मौतें जहां हुई हैं उसी के आंकड़े हैं। ये सिर्फ इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए है कि चक्रवात जब आता है तो कितनी तबाही लेकर आता है। जहां जहां ये चक्रवात जाता है साथ में तबाही होते जाती है। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि कुल 23 में से 21 बड़े तूफान भारतीय उपमहाद्वीप में आए हैं। एक और जानकारी है कि साल 1891 से लेकर 2006 तक करीब 308 साइक्लोन ने ईस्ट कोस्ट पार किया है, जिसमें 103 काफ़ी खतरनाक थे। WMO यानी विश्व मौसम संगठन के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 50 सालों में 1942 साइक्लोन आए हैं और करीब 7,80,000 लोगों की मौत हुई है। चक्रवाती तूफान के साथ सबसे घातक चीज़ है इसकी रफ्तार, और हर तूफान की रफ्तार एक तबाही का संकेत है। कभी कभी ये रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती है। 1999 में जो चक्रवाती तूफान ओडिशा में आया था उसकी रफ्तार 252 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। 2019 में ओडिशा कोस्ट पर आया तूफान फनी भी काफ़ी खतरनाक था। इसकी रफ्तार भी करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इसका नाम भी बांग्लादेश ने ही दिया था। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किसी भी साइक्लोन का नाम कैसे तय होता है, इसके पीछे की दिलचस्प कहानी और इसमें किस देश का क्या रोल होता है। भारत ने जो तूफानों के नाम दिए हैं वो भी आपको जानना चाहिए, और तूफान के नाम में दुनिया के पुरुषों का कब जोड़ा गया और किस रफ्तार के बाद किसी भी तूफान का नामकरण होता है ये भी आपको बताएंगे। किसी भी तूफान का नाम इसलिए दिया जाता है ताकि इसके प्रकार को लोग आसानी से पहचान पाएं, बचाव की तैयारी इसके हिसाब से की जा सके और मीडिया में इसके नाम को सही तरीके से बताया जा सके। शुरुआती दौर में किसी भी तूफान या चक्रवात का नाम सोच कर नहीं दिया जाता था, ऐसे ही आपसी बोलचाल में इसे दे दिया जाता था। फिर इसे अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट के हिसाब से दिया गया, जैसे कि अंग्रेज़ी के लेटर A से नाम दिया गया एनी। साल 1900 के बाद तूफान का नाम महिलाओं के नाम पर दिया जाने लगा। अब से करीब 70 साल पहले 1953 में नेशनल हरिकेन सेंटर से सारे तूफानों के नाम दिए जाने लगे। अब ये विश्व मौसम संगठन की एक इंटरनेशनल कमेटी जारी करती है। साल 1979 से पहले महिलाओं के नाम पर इसे रखे जाने का रिवाज था और 1979 के बाद इसमें पुरुषों का भी नाम जोड़ दिया गया। हिंद महासागर के दायरे में आने वाले फिलहाल 13 देशों का एक समूह है जो नाम तय करता है, जिसमें कि भारत भी शामिल है। साल 2018 से इस पहले इसमें 8 देश थे और आज नियम यह है कि तूफान का नाम उस देश के मौसम विभाग और हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज तय करता है और फिर विश्व मौसम संगठन इस पर मुहर लगाता है। बिपरजॉय एक बांग्ला शब्द है जिसका मतलब आपदा या डिजास्टर होता है। ये नाम बांग्लादेश ने दिया है। आमतौर पर किसी भी तूफान का नाम 8 शब्दों से ज़्यादा नहीं रखा जाता है। आपकी स्क्रीन पर जो नाम दिख रहे हैं वो नाम आगे के साइक्लोन के लिए तय किए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि बिपरजॉय का भी नाम है जो कि बांग्लादेश के सामने लिखा हुआ है। भारत ने जो नाम दिए हैं वो भी आप देख सकते हैं। इसमें गति, तेज, मुरासू, आग, झार, प्रवाह और नीर जैसे नाम हैं। इन्हें आप आगे आने वाले साइक्लोन के नाम में देखेंगे। वैसे हर तूफान के नाम नहीं रखे जाते, सिर्फ उन्हीं के नाम होते हैं जिसकी हवा की रफ्तार 65 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि साइक्लोन आने से पहले क्या क्या करना चाहिए जो आपकी जान बचाने के लिए ज़रूरी है। साइक्लोन के आने से पहले क्या तैयारी करनी है, जब साइक्लोन आ जाए तब आपको क्या करना है,
और इसके समाप्त हो जाने के बाद आपको क्या करने की ज़रूरत है। भारत में करीब 6 महीने ऐसा है जब कोस्टल एरिया में तूफान का खतरा बना रहता है, खासकर मई जून का महीना और अक्टूबर से दिसंबर के बीच। ऐसे में सबसे अहम है कि इससे बचने के लिए तैयारी करना। सरकारें बार बार अलर्ट जारी करती हैं, उसे ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। उन्हीं में से कुछ अहम जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। तूफान आने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, आपको अपने घर में लगे लूज टाइल्स को ठीक कराना चाहिए। दरवाजे और खिड़कियों के सारे लॉक को सही रखना चाहिए। दूसरा, आसपास के जो पेड़ सूख चुके हैं उन्हें काट देना चाहिए। टिन के शीट्स, टूटे ईंट, साइन बोर्ड, कूड़े का डब्बा हटा देना चाहिए क्योंकि ये कभी भी उड़कर किसी से टकरा सकते हैं। तीसरा, अपने साथ में कुछ लकड़ी के बड़े टुकड़े भी रखने चाहिए ताकि अगर कोई खिड़की या दरवाज़ा हवा के दबाव में टूट जाए तो उसकी जगह पर इसे आप लगा सकें। चौथा, अपने साथ तूफ़ानी लालटेन और टॉर्च ज़रूर रखें और इसकी बैटरी रखना बिल्कुल न भूलें। साथ में बैटरी से चलने वाले रेडियो भी ज़रूर रखें। पांचवा, अपने साथ खाने की चीज़ें भी रखें जो कि ड्राई हो, काफ़ी दिनों तक चल सके, और पीने का पानी भी रखें। एक और अहम बात कि अगर आपको अपने घर से दूर जाना पड़े उस दौरान अपने कीमती और ज़रूरी सामान को ऊपरी मंजिल पर रखें और बिजली के सारे उपकरण बंद करना बिल्कुल नहीं भूलें। अब बात करते हैं कि जब तूफान आ जाए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला है कि आपको रेडियो सुनते रहना चाहिए, जहां समय समय पर सरकार आपको अहम जानकारियां देती है। ये सूचना आपको दूसरों से भी साझा करनी चाहिए। दूसरा कि किसी भी सूरत में अफवाहों से बचना चाहिए, सिर्फ आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करना चाहिए। तीसरा, साइक्लोन अलर्ट को ध्यान से सुनना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। चौथा लेकिन अहम, दिमाग में शांति बनाए रखें। अब समझिए कि तूफान के चले जाने के बाद आपको क्या क्या करना है। जब तक से कहा नहीं जाए आप वहीं रहें जहां आपको कहा गया है। तूफान के जाने के बाद अपने और अपने परिवार की बीमारी को भी मॉनिटर करें क्योंकि समुद्र के पानी से बीमारियां आती हैं। तीसरा, बिजली के तारों से बचें क्योंकि तूफान के बाद पानी में करंट दौड़ सकता है। चौथा, अगर गाड़ी चलाकर कहीं आपको जाना हो तो सावधानी से जाएं और कोशिश करें कि दिन में ही जाएं। और पांचवा, आपका जो भी डैमेज हुआ है उसकी रिपोर्ट सरकार को तुरंत करें। अभी तक जैसे इवैक्यूएशन में है तो लोगों को समझाना, क्योंकि वो अपने घरों को छोड़ के जाते हैं, उनको समझा के उनको इवैक्यूएट करना, उनको शेल्टर्स में ले जाना। और विंड स्पीड धीमे धीमे, जैसे कल इवनिंग में काफ़ी तेज़ विंड स्पीड थी, तो गाड़ियों का जो मूवमेंट होता है थोड़ा सा वो चैलेंज रहता है। और लोगों को थोड़ा सा ब्रीफिंग करके, उनको काउंसलिंग करके वो अपनी जगह छोड़ के शेल्टर होम्स में जाएं, ये थोड़ा चैलेंजिंग काम है। हाँ, मानते हैं लोग, समझते हैं, उनको समझाया जाता है क्योंकि उनकी सेफ्टी के लिए ये हम सब सारी एजेंसीज काम कर रही हैं। साइक्लोन भारत में साल में कई बार आ सकता है, खासकर मई महीने के बाद। अगर आप भारत के किसी भी तटवर्ती इलाके में रहते हैं तो सावधानियां आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। सावधानी में ही जीवन है। आपको ऐसी ही कोई और जानकारी भी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि नए वीडियो के माध्यम से वो जानकारी भी आप तक सरल शब्दों में पहुंचाएं। और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।